दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिला जेल का आकस्मिक निरीक्षण में नहीं मिली कोई आपत्तिजनक सामग्री, कोरोना गाइडलाइन में कोविड सैंपलिंग संबंधी भी हुई जांच। विद्यार्थियों में संक्रमित फिर भी बढ़ती जा रही लापरवाही, कई स्कूलों में न तो मास्क पहनकर आ रहे बच्चे और नहीं सोशल डिस्टेंस की उम्मीद पालन। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक ने किया स्कूलों का औचक निरीक्षण। किसान नेता राकेश टिकैत पर हमले के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, कार्यवाहक तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। टेलर की दुकान में लगी आग, लाखों का कपड़ा जलकर हुआ राख, सिलाई मशीनों को भी पहुंचा नुकसान। अब खबरें विस्तार से। 3 थानों और लाइन के पुलिस जाब्ते के साथ शनिवार को प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों ने जिला कारागृह खंगाली। करीब 1.5 घंटे चले आकस्मिक निरीक्षण में हालांकि कोई आपत्तिजनक सामग्री हाथ नहीं लगी। जानकारी के अनुसार उपखंड अधिकारी कपिल यादव, पुलिस उप अधीक्षक प्रशांत कौशिक, नायब तहसीलदार जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गैरा, सदर थाना प्रभारी मान सिंह, गोदारा टाउन थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह राठौड़ के नेतृत्व में पुलिस जवान दोपहर करीब 1:45 बजे अचानक जिला कारागृह पहुंचे। अधिकारियों व पुलिस जवानों ने जेल में सभी बैरकों की बारीकी से तलाशी ली, लेकिन वहां से कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। यह निरीक्षण करीब 3:15 बजे तक चला। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने जेल में कोरोना गाइडलाइन, कोविड-19 सैंपलिंग और साफ सफाई व्यवस्था की भी जांच की। जांच के बाद उपखंड अधिकारी कपिल यादव ने मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए बताया कि जेल के सभी बैरकों की गहनता से जांच की गई, साफ सफाई व्यवस्था देखी गई, कोरोना गाइडलाइन की पालना और सैंपलिंग के संदर्भ में भी जांच की गई। जांच के दौरान कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली, सफाई व्यवस्था भी संतोषजनक पाई गई। उन्होंने बताया कि जेल में कोरोना के 118 सैंपल लिए गए हैं, लेकिन इन दिनों जेल में कोई भी पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। सभी व्यवस्थाएं माकूल पाई गई हैं। निरीक्षण के दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम भी साथ थी। निर्देशानुसार आज जो है डिस्ट्रिक्ट जेल की है जांच की गई है। इसमें हमारे साथ नायब तहसीलदार जी हैं और डिप्टी साहब हैं, तीनों जो थानों के एसएचओ हैं और लाइन से जाब्ता था, और सभी बैरकों की जो है गहनतापूर्वक जांच की गई। जेल की जो साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है उसकी जांच की गई। जेल में कोरोना की स्थिति, कोरोना गाइडलाइन की पालना और कोरोना की जो सैंपलिंग हो रही है उसके संदर्भ में जांच की गई है। और जांच के दौरान कोई आपत्तिजनक जो है कोई भी ऐसी सामग्री नहीं मिली है। साफ़ सफाई की व्यवस्था भी इसमें संतोषजनक है। कोरोना के काफ़ी, जैसे आज बताया गया, 118 इसमें सैंपल हुए हैं। कोई भी एक भी सैंपल इसमें इन्हीं दिनों में कोई भी पॉजिटिव नहीं पाया गया। सभी जो व्यवस्था है वो माकूल पाई गई। आज एसडीएम साहब और पुलिस थाना, शहर के पुलिस थानों की पुलिस को साथ में लेकर जेल की आकस्मिक चेकिंग की गई थी। विभिन्न कैदियों को बात की गई, इनसे सामान वगैरह चेक किया गया, कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। जंक्शन के वार्ड नंबर 1 में 2 जगहों पर डिवाइडर रोड का निर्माण होगा। डिवाइडरों पर ट्यूबुलर पोल भी लगाए जाएंगे। इससे शहर की सुंदरता में बढ़ोतरी होगी। डिवाइडर रोड के निर्माण को लेकर जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से विद्युत लाइन शिफ्टिंग का कार्य भी किया जा रहा है। एक सड़क का निर्माण कार्य नगर परिषद की ओर से शुरू कर दिया गया है, जबकि दूसरी डिवाइडर सड़क का निर्माण भी जल्द शुरू होने की बात कही जा रही है। दोनों सड़कों का निर्माण पर करीबन 3 माह में पूरा होने की उम्मीद है। डिवाइडर रोड बनने व ट्यूबुलर पोल लगने के बाद रात्रि को दोनों मार्ग दूधिया रोशनी से नहा उठेंगे। इनमें से एक सड़क वार्ड नंबर 1 में जिला परिषद के सामने से राजीव गांधी स्टेडियम तक, जबकि दूसरी जिला कलेक्टर के आवास के सामने से बाईपास को जाने वाली रोड है। जिला परिषद के सामने से राजीव गांधी स्टेडियम तक बनने वाली सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। उधर शहर में नगर परिषद की ओर से करवाए जा रहे निर्माण कार्यों की कड़ी में शनिवार को जंक्शन के वार्ड 3 नई कुंजा में डबरवाला स्कूल व लाइब्रेरी की तरफ जाने वाली मुख्य सड़क व नाली निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया गया। सभापति गणेश राज बंसल व निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रिणवा ने निर्माण कार्य शुरू करवाया। इस मौके पर सभापति गणेश राज बंसल ने कहा कि इस सड़क के निर्माण से वार्ड का सौंदर्यीकरण बढ़ेगा। इस सड़क का निर्माण 37 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है। इसके अलावा वार्ड नंबर 5 में पार्क का भी निर्माण हो रहा है। इस सड़क के निर्माण की मांग लंबे समय से की जा रही थी। सड़क बनने के बाद यहाँ के बाशिंदों को राहत मिलेगी। नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा आज सुमित रिणवा जी पार्षद एवं मनोज बरसीवाल जी पार्षद पुत्र व वार्ड नंबर 3 के समस्त सम्मानित मोहल्ले वासियों के सामने आज सीसी सड़क का उद्घाटन किया गया है। कुल 37 लाख रुपए की लागत से नालियां व सीसी सड़क बनेगी, जो वार्ड नंबर 5 के पार्क के बराबर में है। इससे वार्ड नंबर 5 व वार्ड नंबर 3 की सौंदर्य बढ़ेगी। खूब चौड़ी सड़कें बन रही हैं, वार्डों का पूरा विकास हो रहा है। इस सड़क की लंबे समय से मांग थी और ये सड़क बनने से लोगों को बड़ी सुविधा हो जाएगी और इसी के साथ इसका आज आगाज़ कर दिया गया है।
टाउन के मुख्य बाजार स्थित टेलर की दुकान में शुक्रवार देर रात आग लगने से लाखों रुपयों का कपड़ा जलकर राख हो गया। सिलाई मशीनों के अलावा अन्य सामान को भी नुकसान पहुंचा है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक दुकान में रखा अधिकतर सामान आग की भेंट चढ़ चुका था। मिली जानकारी के मुताबिक टाउन के मुख्य बाजार में जहांगीर टेलर्स के नाम से दुकान है। जहांगीर टेलर्स के कर्मचारी जसवंत सिंह के अनुसार शुक्रवार रात करीब 10 बजे वह दुकान बंद कर ऊपर बने कमरे में सोने के लिए चला गया। रात्रि करीब 1 बजे कुछ जलने की बदबू आई, तभी शॉर्ट सर्किट होने से जोर का धमाका हुआ। वह जैसे ही नीचे आया तो आग की लपटें दुकान में रखे कपड़ों तक पहुंच चुकी थी। इस पर उसने फायर ब्रिगेड को फोन किया, परंतु फायर ब्रिगेड के देरी के आने से कारण आग की लपटें पूरी दुकान में फैल चुकी थी। फायर ब्रिगेड के आने के बाद आग पर काबू पाया गया। जसवंत सिंह के अनुसार अप्रैल माह में शादियों के सावे के कारण ग्राहकों के ऑर्डर तैयार किए जा रहे थे। आग लगने से करीब 2.5 से 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया। करीब 2 माह पहले 7 फरवरी को कोरोना मुक्त हुए हनुमानगढ़ जिले में और फिर से यह वैश्विक महामारी धीरे धीरे अपने पांव पसार रही है और हालात पिछले साल की भांति करवट लेते नजर आ रहे हैं। इस लिहाज से शनिवार का दिन जिले के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शनिवार को जिले में कोरोना विस्फोट हुआ और एक साथ 37 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इन 37 जनों के सैंपल 30 मार्च को अन्य सैंपल के साथ बीकानेर भेजे गए थे। 30 मार्च के सैंपल की रिपोर्ट आने पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सहित प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। शनिवार को 37 नए पॉजिटिव केस के साथ जिले में कोरोना रोगियों का आंकड़ा बढ़कर 129 हो गया है। 30 नए पॉजिटिव केस में टाउन स्थित राजकीय जिला अस्पताल में एक डॉक्टर और उनके पिता के अलावा 2 बंदी भी पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें एक महिला बंदी भी शामिल है जो पंजाब की निवासी है, जबकि दूसरा बंदी श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर क्षेत्र का है। इन दोनों को जंक्शन की धान मंडी स्थित किसान भवन में बनाए गए कोविड केयर सेंटर में रखा गया है। पीलीबंगा में सरकारी स्कूल में अध्ययनरत 17 वर्षीय छात्र की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शनिवार को जिन 37 जनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनमें 18 हनुमानगढ़ तहसील, 6 संगरिया, 3 भादरा, 3 पीलीबंगा, 2 नोहर और 2 रावसर तहसील और 1 टिब्बी तहसील का निवासी है। वहीं 2 बंदियों में एक पंजाब के पटियाला जबकि दूसरा श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर क्षेत्र का है। इन कोरोना रोगियों में 77 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला भी शामिल है। जिले के सभी नागरिकों से ये कहना चाहूँगा कि कोरोना के केस जिले में बहुत बढ़ रहे हैं, इसलिए सभी लोग सावचेत रहें, सावधान रहें और कोरोना की जितनी सावधानियां हैं वो पूरी तरह से अपनाएं, जिससे खुद भी स्वस्थ रह सके और दूसरों को भी स्वस्थ रखने में मदद कर सके। उधर शनिवार को कलेक्टर जाकिर हुसैन ने कोरोना कंट्रोल को लेकर संगरिया में हरियाणा बॉर्डर पर स्थापित नाके का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान संगरिया थाना प्रभारी विजय मीणा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। अंतर्राज्यीय सीमा पे अपने ज़िले में 10 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। आज उन सब की चेकिंग करवाई गई है। मैंने संगरिया में 2 चेक पोस्ट की जांच की थी और इसके अलावा सभी एसडीओ साहिबान ने अपने अपने क्षेत्र में, अपने यहाँ संगरिया क्षेत्र में 3, टिब्बी में 2, नौहर में 2 और भादरा में 3 चेक पोस्ट हैं। कुल 10 चेक पोस्ट अपने अंतर्राज्यीय सीमा पे बनाए हुए हैं। उस पर यही देखते हैं कि जो लोग आ रहे हैं वो RT-PCR की रिपोर्ट लेके आते हैं या नहीं, उनकी पूरी डिटेल लिखते हैं और वो कहाँ जाएंगे ये भी लिखते हैं, उनका नंबर वगैरह नोट करते हैं। उसके बाद उनकी स्वास्थ्य परीक्षण करके और ज़रूरत होता है तो उनके टेस्ट भी कराते हैं। तो कोरोना जांच के लिहाज से उनकी चेकिंग की जाती है। इसके साथ ही मैं ज़िले के सभी नागरिकों से ये कहना चाहूँगा कि कोरोना के केस ज़िले में बहुत बढ़ रहे हैं, इसलिए सभी लोग सावचेत रहें, सावधान रहें और कोरोना की जितनी सावधानियां हैं वो पूरी तरह से अपनाएं, जिससे खुद भी स्वस्थ रह सके और दूसरों को भी स्वस्थ रखने में मदद कर सके। जंक्शन की चुंगी नंबर 8 बाईपास पर ड्रीमलैंड कॉलोनी में लाखों रुपयों की लागत से लगाई गई हाई मास्क लाइटों का शुभारंभ शुक्रवार रात नगर परिषद सभापति गणेश बंसल व निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रणवा ने किया। हाई मास्क लाइटें लगने से रात्रि के समय यह क्षेत्र दूधिया रोशनी से नहा उठा। इस मौके पर सभापति गणेश बंसल ने कहा कि ड्रीमलैंड कॉलोनी वासियों की ओर से कॉलोनी में अपने स्तर पर सार्वजनिक पार्क भी विकसित किया गया है। कॉलोनी वासियों की ओर से यहां हाई मास्क लाइटें लगाने की मांग की गई थी। साथ ही बाईपास पर अंधेरा पसरा रहने के कारण बड़े वाहनों व आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता था। इस समस्या का तुरंत प्रभाव से समाधान करते हुए हाई मास्क लाइट लगाई गई। निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रणवा ने कहा कि शहरवासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना नगर परिषद का कर्तव्य है। जंक्शन व टाउन शहर को विकसित शहरों की श्रेणी में खड़ा करने के लिए नगर परिषद की ओर से अनेकों नए प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं। इन पर मंथन कर इन्हें अमली जामा पहनाने का प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि शहर के सौंदर्यकरण में चार चांद लगाने के लिए जंक्शन के हृदय स्थल शहीद भगत सिंह चौक पर आइसलैंड पार्क विकसित किया जा रहा है। साथ ही रेलवे ओवरब्रिज के नीचे दीवारों पर राजस्थानी संस्कृति बयां करती चित्रकारी भी करवाई जा रही है। उन्होंने शहरवासियों से भी अपील की कि इस सौंदर्यकरण को बरकरार रखने के लिए शहरवासी भी अपनी जिम्मेदारी समझें और नगर परिषद की ओर से करवाए जा रहे विकास में अपना सहयोग दें। हाई मास्क लाइट लगी है। जब हम पंचायत समिति चुनाव में आपसे वोट मांगने आए थे, आपने हमारा मान रखा। हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी गुरप्रीत मान जी को आपने जिताया, भारी मतों से जिताया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम नगर परिषद में हम अपना टीम वर्क कर रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी ने व चौधरी विनोद कुमार जी ने, विधायक महोदय ने जो हमें आदेशित किया कि शहर का विकास करें, कब आ रहे हैं, ये सब आपके आशीर्वाद का ही प्रताप है। हम कुछ नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं। तो आपके जो हाई मास्क लाइट लगाई है, तो और भी कोई काम आप जो भी आदेशित करेंगे, बाकी सुमित जी रणवा ने पहले बता दिया है आपको, या टोटी पर जो आपके लगाना है वो लगा देंगे। कोरोना की दूसरी लहर के बीच अब स्कूलों के विद्यार्थी भी पॉजिटिव आ रहे हैं। पिछले साल अप्रैल माह में लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद थे, लेकिन पिछले दिनों कोरोना मुक्त होने के बाद जिले में स्कूल कॉलेज खुले तो कोरोना ने फिर से पांव पसारना शुरू कर दिया। अब स्कूली बच्चे भी इस वैश्विक महामारी की चपेट में आ रहे हैं। बावजूद इसके स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना नहीं हो रही। कई स्कूलों में बच्चे न तो मास्क लगाकर पहुंच रहे हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। अन्य सावधानियों को भी नजरअंदाज किया जा रहा है, जो चिंताजनक बात कही जा सकती है। इसी लापरवाही के कारण स्कूली बच्चे कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। कुछ इस तरह के हालात शनिवार को टाउन स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 में नजर आए। विद्यालय में पहुंचे बच्चों में से अधिकतर के न तो मास्क लगा रखा था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही थी। जब प्रिंसिपल से इस बारे में बात की गई तो उनका कहना था कि विद्यालय में कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरह से पालना की जा रही है। लेकिन जब उनसे बच्चों के मास्क नहीं पहने होने की बात कही तो प्रिंसिपल का कहना था कि बच्चों ने कक्ष में मास्क पहन रखा था। कक्ष से बाहर आते समय मास्क उतार बैग में रख दिए। विद्यालय में इस तरह के हालात देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि विद्यालय स्टाफ बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए कितना गंभीर है। स्कूल का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 HMO। यहाँ पर कक्षा 1 से 8 तक चलती हैं और यहाँ पर बच्चों के लिए कोरोना में बच्चों के लिए मास्क वगैरह सैनिटाइज़र किए जाते हैं और डिस्टेंस की दूरी रखी जाती है, साफ सफाई और की जाती है। तो गुरुजी, आज मैंने देखा है किसी बच्चे ने मास्क नहीं पहन रखा था, क्या कारण है? मास्क पहना था जी क्लास में, उस समय बैग में छोड़े आए बच्चे। तो क्या फिर किया आप लोगों ने? हाँ जी, फिर क्या किया? फिर क्या किया, मास्क पहना दिए दोबारा। जी, आपको पता है कोरोना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इस चीज़ पर स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। ध्यान तो था ही जी। उधर विद्यालयों में कोरोना से बचाव को लेकर बरती जा रही सावधानियों की हकीकत जानने के लिए शनिवार को जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हंसराज जाजेवाला ने टाउन स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फूट का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के तहत वे सभी कक्षाओं में पहुंचे तो सभी विद्यार्थियों ने मास्क लगाया हुआ था। सोशल डिस्टेंस की भी पालना की जा रही थी। हालांकि कई कक्षों में बच्चे पास पास बैठे थे। इस पर डीईओ ने विद्यार्थियों को दूर दूर बैठाया। कक्ष में पहुंचकर डीईओ ने बच्चों को हिदायत दी कि वे मास्क लगाकर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। बार बार साबुन से हाथ धोएं। खाना व टिफिन, पानी की बोतल सहपाठी के साथ शेयर न करें। कॉपी किताब तक की भी अदला बदली नहीं की जाए। प्रिंसिपल मंजू यादव ने डीईओ को बताया कि कोरोना से बचाव के लिए विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देशों की पूर्णतः पालना करवाई जा रही है। मास्क न पहनकर आने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। मुख्य गेट बंद रखा जाता है। गेट के पास ही सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है। हाथों को सैनिटाइज करने के बाद ही विद्यार्थी अंदर जाते हैं। मास्क लगाओ, एक सोशल डिस्टेंस की दूरी जो है वो 2 गज की, हमारे पास कपड़ा खूब बड़ा है ना, तो दूर बैठो, 2 गज की दूरी जो है होनी चाहिए। तीसरी बात है कि बाहर जाते हो साबुन से हाथ धो, बार बार साबुन से हाथ धो ताकि वो वायरस जो है वो साबुन में घुल जाएगा। तो ये 3 बातें जो है आपको इसे करना चाहिए। दूसरी बात, वैसे जो खाना पीना लेकर आते हो, पानी बोतल लेकर आते हो, आपस में शेयर नहीं करो। यहाँ तक कॉपी किताब पेंसिल भी आपस में आपको शेयर नहीं करेंगे। तो ये कपड़ा खूब बड़ा बड़ा आप बिल्कुल भी इसको आप बैठो तो दिक्कत नहीं है और मास्क जो है कोविड-19 के चलते मतलब
जो स्कूलों की व्यवस्था चल रही है, तो उसमें जो भी विभाग के द्वारा जारी निर्देश हैं उनका हम पूर्णतः पालन करवा रहे हैं। जैसे हम ये मेन गेट है, इसको बंद रखते हैं, बच्चों को बिना मास्क के अंदर एंट्री ही नहीं देते हैं। और ये सैनिटाइज़र मशीन जैसे हमने यहीं पर लगवा दी है, तो सैनिटाइज होने के बाद में ही बच्चे अंदर जाते हैं। तो एंट्रेंस पे जो बच्चा जाता है वो हैंड सैनिटाइज करके और मास्क सहित ही विद्यालय के अंदर प्रवेश करता है। हमने उधर जो बच्चों के वॉशरूम हैं उनके सोप का या इन चीज़ों का भी पूरा ध्यान रखते हैं, या बच्चे जैसे वॉशरूम ही जाते हैं तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं भी एक साथ नहीं जाएं बच्चे। क्लास वाइज हम उनको फ्री कर देते हैं, जैसे पहले पीरियड में या इस क्लास को ही हम छोड़ेंगे या उसमें, तो वो बच्चों को हमने थोड़ा सा टाइम टेबल भी बना करके दे दिया ताकि बच्चे भी अवेयर रहते हैं कि हमें छुट्टी मिलेगी बाहर जाने के लिए तो इसी पीरियड में मिलेगी, तो वहाँ पर भी रश नहीं हो। तो पूरी कोशिश की जाती है कि इसी तरह से। निरीक्षण के दौरान मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए डीईओ हंसराज ने कहा कि कई विद्यालयों में कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर ऐसे विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उच्च अधिकारियों को लिखा जाएगा। साथ ही कहा कि निरीक्षण के दौरान संस्था प्रधानों को कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने की हिदायत दी जाती है। आज गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हनुमानगढ़ टाउन फोर्ट स्कूल में औचक निरीक्षण किया गया। क्लास में निरीक्षण किया तो बच्चों ने सबने जो है कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए सबने मास्क लगा रखा था और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सब बच्चे जो है कर रहे थे। और सब बच्चों को हिदायत दी गई कि आप जो है वो कोरोना से बचाव के लिए जो है मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और बार बार जो है साबुन से हाथ धोएं और घर से जो खाना लेके टिफ़िन लेके आते हो या पानी की बोतल लेके आते हो उसको आपस में शेयर नहीं करें। इवन कॉपी किताब भी जो आपस में शेयर नहीं करें, ये इनको जो है निर्देश दिए गए। कई स्कूल लापरवाही बरत रहे हैं साहब, स्कूलों में बच्चे भी पॉजिटिव आ रहे हैं, उसको लेकर क्या रहेगा? स्कूलों में जो है जहाँ लापरवाही बरत रही है उनके खिलाफ हम जो है वो जैसी शिकायत मिलेगी उनके खिलाफ जो है कार्रवाई के लिए जो है निदेशक महोदय को लिखा जाएगा। और जहाँ भी जाते हैं हम उनको पूरी सख्ती से हिदायत देते हैं कि कोविड की जो SOP है उसकी पालना जो है वो सुनिश्चित की जाए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हनुमानगढ़ की ओर से बाल विवाह को कहना अभियान का शुभारंभ शनिवार को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार बाल विवाह को नहीं कहा का शुभारंभ करते हुए राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जंक्शन में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सेशन न्यायाधीश हनुमानगढ़ के निर्देशानुसार बाल विवाह अभियान बाल विवाह को कहे ना का शुभारंभ करते हुए राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस अभियान का संचालन 3 अप्रैल से 30 जून तथा 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक किया जाएगा। सचिव संदीप कौर ने विद्यार्थियों को बताया कि भारतवर्ष में बाल विवाह रोके जाने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 बना हुआ है। लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम हो या लड़के की उम्र 21 साल से कम हो तो बाल विवाह कहलाता है। इसी बाल विवाह के लिए लड़का और लड़की के माता पिता, पंडित, मौलवी, रिश्तेदार आदि सभी बाल विवाह के लिए दोषी माने जाएंगे और उन्हें 2 साल तक की सजा या 1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस मौके पर बाल विवाह के दुष्परिणाम, बाल विवाह से भविष्य में आने वाली समस्याओं, बाल विवाह कराने वालों की सजा, जुर्माना के प्रावधानों के बारे में भी जानकारी दी गई। एक सभ्य विकसित समाज की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों, अपने भावी नागरिकों को वो ऐसा माहौल, ऐसी व्यवस्था दे वो अपने सपनों को पूरा कर सके। पर अफसोस की बात ये है कि हमारे देश में, हमारे समाज के जो कर्ता धर्ता है बच्चों को सपनों को पूरा करने के लिए ऐसी व्यवस्था कायम करने के बजाय उसमें कई बार व्यवधान पैदा कर देते हैं। यदि बच्चों का बाल अवस्था में कम उम्र में विवाह कर दिया जाए तो वो विवाह से संबंधित जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें ठीक से निभा नहीं पाते। समाज में फैली हुई है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपने दी, इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। प्रिय बालिकाओं, हालांकि अपने डिस्ट्रिक्ट में बाल विवाह की रेट जो है वो अन्य चीज़ों की अपेक्षा बहुत कम है। स्कूल में आज बाल विवाह
बाल विवाह का रोकने के लिए आज आंदोलन का आरंभ हुआ है। यह आंदोलन आज 3 अप्रैल से लेकर 30 जून वगैरह तक चलेगा और अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक चलेगा। इसके अंदर हमें बताया गया है कि हमारे आसपास अगर कोई बाल विवाह हो रहा है तो उसके अंदर हमें शामिल नहीं होना है, बल्कि हमें उसे रोकने की कोशिश करनी है। अभी अंजलि ने बताया कि आज हमें इस बारे में गाइडलाइन दी गई कि हम किस तरीके से रोक सकते हैं। तो बाल विवाह यदि बालिका की जो उम्र है 18 से कम है और बालक की उम्र यदि 21 से कम वर्ष की है तो यह बाल विवाह कहलाता है। और यदि हमारे आसपास ऐसा कुछ भी हो रहा है, चाहे वो मौलवी हो, पंडित हो, अभिभावक हो, माता पिता हो, दोस्त हो, सबको अगर यदि वे इस बाल विवाह में सम्मिलित हो रहे हैं तो उन्हें 2 साल की कड़ी सज़ा और 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। यदि हमारे आसपास ऐसा हो रहा है तो आप न्यायपालिका में आप इन्फॉर्म कर सकते हैं और कंट्रोल रूम में आप इन्फॉर्म कर सकते हैं और इस चीज़ को रुकवा सकते हैं। आज विद्यालय में जिला विधिक न्यायिक प्राधिकरण के द्वारा बच्चियों को बाल विवाह और उसके प्रावधानों में उसकी सज़ा के बारे में बच्चों को जागरूक किया गया। स्वयं एडीजे मैडम संदीप कौर ने आकर बच्चों को उद्बोधन दिया और उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करा कि वो समाज को जागरूक करें कि बाल विवाह न तो बच्चियों के हित में है न समाज के हित में है और वह अपने कैरियर का निर्माण करें। टाउन के सरकारी स्कूल नंबर 2 में बैडमिंटन प्रतियोगिता करवाई जा रही है। इसमें महिला तथा पुरुषों की प्रतियोगिता हो रही है। डॉक्टर अमित अरोड़ा ने बताया कि अब तक इस प्रतियोगिता में कुल 40 प्रतिभागी भाग ले चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में अव्वल रहने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। महेंद्र सिंह जी मेमोरियल फाउंडेशन बैडमिंटन फाउंडेशन टूर्नामेंट इनके नाम से मेमोरी की याद में हमेशा हर साल करवाया जाता है। ये महानुभाव जो आपके सामने खड़े हैं ये जनसेवक भी हैं, समाज सेवक भी हैं और ये भला काम करते हैं। आपको मोटिवेशन करने के लिए इन्होंने इस बैडमिंटन प्रतियोगिता को ही चुना ताकि डॉक्टर साहब की याद बनी रहे और इसी तरह से आप प्रोग्रेस करते रहे, जिंदगी में आगे बढ़ते रहे, खेल खेल में कुछ कर जाए, अपना नाम, देश का नाम रोशन करें। और सभी इस मौके पर हम डॉक्टर महेंद्र सिंह जी की याद में 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। मेरे सावधान के साथ ही बोलने पर सावधान हो जाए और विश्राम के साथ आराम से हो जाए। सभी सावधान। और जो सहयोग बच्चों के सहयोग से जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये डॉक्टर महेंद्र सिंह जी हैं जो डॉक्टर अमित जी के खास दोस्त थे, उनकी याद में ये प्रोग्राम किया जा रहा है। और प्रोग्राम ये है कि जिसमें ये बैडमिंटन में बच्चे शारीरिकली फिजिकली फिट रहें, अच्छे रहें और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम करें, अपने देश का नाम करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपना शारीरिक श्रम करके कोई भी आप गेम खेलें, चाहे बैडमिंटन खेलें, बास्केटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, कोई भी गेम खेलें, एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, जिससे आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी। मैं जब स्कूल स्टूडेंट लाइफ में आपके टाइम जितना था उस टाइम की मैं बात करूँगा कि हमारे एक पीटी का पीरियड होता था, आजकल भी होता होगा, पर उस टाइम इतनी ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस कराते थे कि निश्चित तौर पे हमारा इम्यून सिस्टम उस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता था। जब इंटरवल होती थी तो उस टाइम खेलने का और ये प्रोग्राम काफ़ी रहता। तो आप लोग भी पढ़ाई आवश्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर इसके साथ साथ खेल कूद को एक अहम हिस्सा बनाएं, एक अहम जिम्मेवारी बनाएं और इस जिम्मेवारी के साथ आप अगर इस गेम को खेलेंगे तो निश्चित तौर पे न केवल आप अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे बल्कि खुद के माँ बाप का, खुद का नाम रोशन करेंगे। हम यहाँ पे स्कूल नंबर 2 हनुमानगढ़ टाउन में डॉक्टर मनिंदर सिंह स्मृति बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन करवा रहे हैं, जिसमें कि महिला, पुरुष, एकल और डबल टूर्नामेंट हो रहा है यहाँ पे, जिसमें कि अभी तक 40 प्रतियोगी भाग ले चुके हैं और इसमें हम इनाम, सर्टिफिकेट और मेडल दिया जाएगा रनर अप और विनर को। कृषि कानून के खिलाफ हो रहे किसानों के प्रदर्शन को धार देने के लिए लगातार किसान नेताओं की महापंचायतों का दौर जारी है। शनिवार को राजस्थान के अलवर में भाकियू नेता राकेश टिकैत के काफिले पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला बोल दिया। हालांकि इस हमले में किसी जान का नुकसान नहीं हुआ। इसके विरोध में
संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने शनिवार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। किसान नेता राकेश टिकैत पर शुक्रवार को राजस्थान के अलवर जिले में किए गए हमले के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर शनिवार को किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर तले किसानों व किसान प्रतिनिधियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद कार्यवाहक तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन कर रहे किसानों की अगुवाई कर रहे किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से पारित किए गए कृषि कानूनों के विरोध में संपूर्ण देश में लंबे समय से देशव्यापी किसान आंदोलन निरंतर जारी है। किसान आंदोलन के अगुवा नेता राकेश टिकैत पर शुक्रवार को राजस्थान के अलवर जिले में फायरिंग की गई और हमले की जो शर्मनाक घटना हुई है उसे देश की किसान वर्ग आक्रोशित है। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को शर्मसार करने वाली इस घटना की निंदा करते हुए ज्ञापन के जरिए मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। मकसर सरपंच बलदेव मकसर ने बताया कि राकेश टिकैत के काफिले पर शुक्रवार को राजस्थान में भीड़ ने हमला बोल दिया। यह हमला तब हुआ जब टिकैत एक सभा को संबोधित कर आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच तत्रापुर चौराहे पर भीड़ ने टिकैत के काफिले पर पथराव शुरू कर दिया। वहीं पथराव में टिकैत की कार के शीशे टूट गए। राकेश टिकैत पर हुए हमले के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने इस पर कड़ी निंदा व्यक्त की है। प्रदर्शन से पहले किसान जंक्शन धान मंडी में इकट्ठा होकर रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान अवतार सिंह बराड़, रामेश्वर चांवरिया, शैलेंद्र मेघवाल, सौरभ राठौड़, रेशम सिंह मानुका आदि मौजूद रहे। बंद करो। किसान नेताओं के हमलावरों को गिरफ्तार करो। किसान नेताओं के हमलावरों को गिरफ्तार करो। राकेश टिकैत जिंदाबाद। राकेश टिकैत तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गिरफ्तार करो। जय जवान जय किसान। राकेश टिकैत के हमलावरों को गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करो। लगातार जो कृषि विरोधी 3 काले कानून सरकार द्वारा बनाए गए हैं उसके विरोध में लगातार दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर किसान शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं और बैठे हैं। हर क्षेत्र में पॉइंट वाइज किसान अपने उस संघर्ष को आगे बढ़ा रहा है और किसान जथेबंदियों के नेता इसके संघर्ष को आगे और मार्गदर्शन देने के लिए, जैसे कल की घटना है अलवर में किसानों के अगुवा नेता राकेश जी टिकैत एक सभा को संबोधित करके दूसरे एरिया में जा रहे थे। रास्ते में जिन गुंडों ने, जिन असामाजिक तत्वों ने उस पर हमला किया है वो किसान और मजदूर और देश का आवाम व्यापारी बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले 4 महीनों से लगातार किसान बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से किसान, व्यापारी और मजदूर के लिए और इस देश के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आंदोलन लड़ रहे हैं। इसके बीच में हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी के गुंडा लोग हैं, जो आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों द्वारा कई ऐसे घटनाक्रम किए गए हैं, कई जगह पर किसानों पर हमले किए गए हैं जो निंदनीय है। ऐसी ही घटना अलवर जिले में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं स्पष्ट हो चुका है। उन लोगों ने हमारे जो अगवा लीडर हैं राकेश जी टिकैत, उन पर कल अलवर में हमला किया, उसकी हम निंदा करते हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन उन सभी लोगों की गिरफ्तारी के लिए जितने लोग वहां गुंडागर्दी करने में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी करवाने के लिए आज हमने हनुमानगढ़ में सभी जथेबंदियों ने इकट्ठे होकर तहसीलदार साहब को ज्ञापन सौंपा है और मांग रखी है कि जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाए। किसान आंदोलन के बहाने कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। यह बात भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने कही। आरएसएस पर लगे आरोप के बाद मीडिया से रूबरू हुए उन्होंने कहा कि जो आरोप लगाए गए हैं वह बिल्कुल निराधार हैं। जिलाध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा को कोई स्थान नहीं, सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। आरएसएस पर तो आरोप लगाना कतई गलत है। बिश्नोई ने कहा कि कुछ दिन पहले अबोहर विधायक पर हुए हमले के बाद आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन कलेक्टर को दिया गया था। इसमें भाजपा ने किसान आंदोलन पर कोई टिप्पणी तक नहीं की थी। कुछ लोग किसान आंदोलन के बहाने अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ये आरोप बिल्कुल निराधार है। लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं, सबको अपनी बात रखने का इस देश में अधिकार है और जो भी हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं वो गलत है। आरोप मैंने कहा ना निराधार है, बिल्कुल गलत है। आरएसएस पर तो आरोप लगाना कतई गलत है, क्योंकि वो एक राष्ट्रवादी सोच का, विचार का एक संगठन है, उस पर आरोप लगाना बिल्कुल ही गलत है। चुने हुए जनप्रतिनिधि पर जो
हमला हुआ और पंजाब पुलिस मूक दर्शक खड़ी रही, उसके खिलाफ हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को पंजाब सरकार के खिलाफ ज्ञापन दिया था, न कि किसानों के खिलाफ। वो भी बिल्कुल गलत है। वो एक तरह से एक अनुसूचित जाति से हमारे ज़िले से एकमात्र विधायक आते हैं और वो हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन जो पार्टी ने दिया उसमें शामिल हुए थे। वहाँ उसमें कोई किसान की चर्चा ही नहीं थी, न कोई राजनीतिक दल की चर्चा थी। फिर भी इस तरह विरोध करना, ऐसा महसूस हो रहा है कि किसान आंदोलन के बहाने कुछ राजनीतिक लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। चुनावी रंजिश को लेकर पार्षद के साथ धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में जंक्शन थाना में आईडीबीआई बैंक के सहायक मैनेजर सहित 3 जनों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। आईडीबीआई बैंक का सहायक मैनेजर कोरोना काल के समय अवैध शराब सहित भी जंक्शन पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। अमानत के तौर पर दिए गए चेकों का दुरुपयोग कर पार्षद से धोखाधड़ी के आरोप में जंक्शन पुलिस ने शुक्रवार को एक बैंक कर्मचारी और उसके पिता सहित 3 जनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पार्षद नंदू गुर्जर निवासी वार्ड 17 ढिलो कॉलोनी ने पुलिस को बताया कि उसने वर्ष 2013 में देवनारायण ट्रेडिंग कंपनी के नाम से फर्म शुरू की थी। उस दौरान जंक्शन स्थित आईडीबीआई बैंक में सहायक मैनेजर मनोज कुमार मीणा निवासी संगरिया रोड जंक्शन और उसके पिता भंवरलाल मीणा ने जान पहचान थी। मनोज मीणा के सहयोग से उसने फर्म की सीसी लिमिट बनवाई थी। इस दौरान लिमिट बढ़वाने के नाम पर मनोज ने उसके हस्ताक्षर करवा खाली चेक लिए थे। आरोप है कि मनोज मीणा ने अपने पिता भंवरलाल और चुनाव में उसके विरोधी रहे विकास गुप्ता के साथ साठगांठ कर उसके चेकों का दुरुपयोग किया। इसमें विकास गुप्ता ने चुनावी रंजिश निकालने के लिए खाली चेक में 13,65,000 रुपए भरकर बैंक में अनादृत करवा दिए। वहीं इस मामले में बीजेपी नेता विकास गुप्ता ने इसे राजनीतिक रंजिश होने से नकारा। उन्होंने कहा कि रुपयों के लेन देन का मामला था। मेरे मित्र था कोई आईडी बैंक मैनेजर मनोज मीणा, जो मेरे जान पे उसके पिताजी से जान पहचान थी मेरी, उनके साथ में उसको जान पहचान होगी। मैंने फर्म खोली थी देवनारायण ट्रेडिंग कंपनी के नाम से 2013 के अंदर। तो मैंने वो फर्म का सीसी लिमिट बना, लेकिन उनको चेक बुक दी थी उनको। वो चेक से आदान प्रदान करते थे अपने खाते से। उन्होंने मेरे चेक अपने पास रख लिया था। वो चेक उन्होंने विकास गुप्ता जो बीजेपी के नेता है उसको उसने चेक उन्होंने दे दिया। वो मेरे से राजनीतिक व्यवस्था रखता है, इसलिए उन्होंने केस कर दिया। फिर उन्होंने मेरे पर चेक अनादन केस किया जी उन्होंने मेरे को ऊपर। तो मेरे को नोटिस आया तो मेरे को पता लगा, तो मैंने इसकी ये कार्रवाई एफआईआर दर्ज करवाई है। और ये मनोज मीणा बहुत ही शातिर आदमी है। इन सभी आईडी में जो कोरोना काल चल रहा था उसके अंदर इसको दारू बेचते हुए पकड़ा गया था। अमानत में खारिज करने वाला केस मैंने इसके ऊपर कराया है जी। देखो, पार्षद ने खुद चेक पर साइन करके दिए। मैंने इनसे कोई पुराने पैसे का मेरा लेन देन का मामला था, इनसे वो पैसे मेरे को लेने थे। चेक इन्होंने खुद जारी किया। वो मैंने चेक इनका बैंक में लगाया, वो वहाँ से डिसऑनर हो गया। चेक अनादरण के बाद अब ये गुमराह करने के लिए, अपना बचाव करने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। राजनीति का क्या लेना देना है जी उनसे? मेरा अपना कोई वास्ता नहीं है, कोई राजनीति से उनका लेना देना नहीं है। वो अलग सिस्टम में काम करते हैं, हम अलग सिस्टम में काम करते हैं। ऐसे राजनीति की व्यवस्था थोड़ी रखी जाती है। और इसके साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।